नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द एजुकेशन कैटलिस्ट में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि यूपी में आरओ और पीसीएस दोनों के फॉर्म आ चुके हैं और उसमें क्या है कि बजट से भी एक आधे क्वेश्चन आते हैं आपके। और बजट के साथ साथ क्या होता है, जो योजनाएं जुड़ी होती हैं बजट के साथ, जो योजनाएं पेश की जाती हैं उनसे संबंधित भी क्या होते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग क्या है बजट करने जा रहे हैं और बजट से संबंधित जो मेन क्वेश्चन होंगे उनको देखेंगे इसी बजट के प्रारूप में। ये जो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है ये मूल टेक्स्ट है किसका, जो सरकार ने बजट पेश किया उसका। और बजट इस बार किस तारीख को पेश किया गया था, कई बार डेट पूछ लेता है। 22 फरवरी को पेश किया गया था। किसने किया था? उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री कौन है? सुरेश कुमार खन्ना। ठीक है। और जो आपके बजट का साइज है वो कितना था, देखते हैं हम लोग। आपके बजट का साइज था 5,50,000। जो टोटल कुल व्यय है उसको बजट का साइज माना जाएगा। ठीक है। तो हम लोग इसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो समझेंगे और समझेंगे कि एग्जाम से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको भी यहाँ पे देखते हुए हम लोग चलेंगे। इस बार का जो बजट है उससे संबंधित पहले कुछ चीज़ें देख लेते हैं। देखिए, जो राज्य का स्वयं कर राजस्व का हिस्सा है ये 2021-22 वाला हम लोग देखेंगे। उसमें स्वयं कर राजस्व जो है उसका हिस्सा कितना है, 8.6% है। और राज्य का स्वयं का करेत्तर राजस्व से तात्पर्य आप लोगों को पता होगा, ये यहाँ पे डिस्कस करने का मैटर नहीं करता, लेकिन फिर भी अलग से इनके बारे में बताया। करेत्तर राजस्व वो होता है जैसे आपने स्टाम्प ड्यूटी हो गई या सरकार के कुछ अलग कोई संस्था वगैरह चला रहे उससे जो बेनिफिट वगैरह होता है उनको करेत्तर राजस्व में शामिल किया जाता है। तो इस बार सरकार का जो सरकार ने जो इस बार बजट पेश किया उसमें बताया है सरकार को इस बार क्या है, जितनी भी राजस्व आय है और जितनी भी राजस्व व्यय है उनका जो अंतर है राजस्व व्यय और राजस्व आय का, उसमें क्या है सरकार को सरप्लस होने वाला, अर्थात राजस्व बचत होने वाली है। और राजकोषीय घाटा सरकार कितने परसेंट होने वाला है, घाटा बना रहेगा, अर्थात सरकारों को जो उधारियां वगैरह लेनी पड़ेंगी वो कितना है, 4.17% है। क्वेश्चन दो जगह से आएगा, राजस्व बचत कितने परसेंट आपकी है, तो उसके लिए आप लिखेंगे 1.1% बचत है। पहली बात तो ये चीज याद रखनी, पिछली बार क्या था जो संशोधित आया है उसमें माइनस में रहने का, लेकिन इस बार प्लस फिर से हो जाने वाला है। और राजकोषीय घाटा कितने परसेंट रहने वाला है, यही दो क्वेश्चन आपको यहाँ से रट लेने हैं, 4.717% रहना है। और उनमें एक क्वेश्चन और आता है कि जो आपका जीएसडीपी है, ठीक है, जीएसडीपी कितने, जो उसका साइज है उसमें जो कुल उधार एवं अन्य दायित्व कितने परसेंट है, वो है आपका 28.1%, अर्थात क्या उधारी का हिस्सा काफी ज्यादा है। ठीक है। तो ये चीज हमने समझ लिया यहाँ से। और जैसा कि हर बार होता है कि जो बजट होता है पिछले बार के बजट से कुछ बढ़ के आता है, इस बार का बजट भी पिछले बार से बढ़कर आया है और लगभग लगभग कितने परसेंट बढ़ के आया है, जो 7.2% क्या है बजट आपका पिछले बार के बजट से बढ़कर आया हुआ है। और टोटल बजट का साइज कितना है, 5,50,270.78 करोड़ है। तो इसमें राजस्व बचत कितनी, 23,210। इतना डाटा नहीं पूछने वाला है। राजकोषीय घाटा पूछ सकता है कई बार, 90,729 ये पूछता है आपसे, कई बार पूछता है, यूपी कोई भरोसा नहीं है आरओ में। और कितने परसेंट है ये, 4.17%। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या, परसेंट के रूप में, बाकी ज्यादा कुछ नहीं पूछने वाला। प्रारंभिक घाटा तो आपको पता ही होगा क्या होता है, मतलब प्रारंभिक घाटा से तात्पर्य क्या हो जाता है कि जो सरकार ने उसमें जो इस बार जो घाटा हो रहा है वो पिछले वर्ष की वजह से कितना, मतलब पिछले वर्ष के दायित्व को घटा दिया जाए, पिछले वर्ष का जो सरकार ने ब्याज लिया होता है उसका ब्याज चुकाने में कुछ क्या है सरकार का पैसा चला जाता है, उसको अगर घटा दिया जाए तो प्रारंभिक घाटा निकल आता है। तो प्रारंभिक घाटा से अभी तक क्वेश्चन तो नहीं आते, तो आप लोग उसके चक्कर में परेशान मत होइएगा। और अब हम लोग देख लेते हैं कि सरकार का पैसा आता कहाँ है और जाता कहाँ है। जो सरकार का जो सबसे ज्यादा हिस्सा आने वाला है वो कहाँ से आता है, स्वयं का कर राजस्व सरकार का सबसे ज्यादा होता है। कितना, 34.5% सरकार का जो कर राजस्व स्वयं का कर राजस्व है। और उसी में क्या है, करेत्तर राजस्व को जोड़ दिया जाए तो जो सरकार का, देखिए राजस्व प्राप्तियां कितनी है, ये सब क्या है राजस्व प्राप्तियों का हिस्सा हो जाएगा इतना, यहाँ तक 34.5, 4.7। तो ये 4.7 अगर इसमें और जोड़ दिया जाए तो लगभग लगभग मान के चलिए आपका 39.2% क्या हो जाएगा, सरकार का कर राजस्व हो जाएगा। और जो कि कर राजस्व में दोनों शामिल है, कौन सा, करेत्तर और कर वाला। तो इतना हिस्सा किससे आता है, राज्य को उसका। और केंद्रीय करों में राज्यांश कितना है, देखिए राज्य जो केंद्र को कर प्राप्त होते हैं उनका कुछ हिस्सा क्या रहता है, केंद्र सरकार अपने पास रख लेती है, कुछ क्या होते हैं डिविजिबल होते हैं तो उनको राज्यों के साथ डिवाइड करती है। उसके लिए समय समय वित्त आयोग का गठन भी होता है। आप लोग बताइएगा अभी फिलहाल में कौन सा वित्त आयोग गठन किया गया जिसके आधार पर सरकार अपना जो पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है और उसके अध्यक्ष कौन थे। और केंद्र सरकार से सहायता अनुदान, सरकार क्या है कई बार सहायता अनुदान देती कई सारी योजनाओं के लिए, कई सारे कार्यों के लिए, उनको क्या है ये
आपका केंद्र सरकार, तो उसका हिस्सा कितना है 16.2%। तो सबसे ज्यादा हिस्सा किसका है, स्वयं कर राजस्व का है, फिर किसका है केंद्रीय करों का, राज्यांश का है, फिर किसका है केंद्र सरकार से जो सहायता और अनुदान प्राप्त होती है। फिर लोक लेखा शुद्ध जो लोक लेखा से प्राप्त है वो 1% है। आकस्मिकता है जो 2500 करोड़ के आसपास है यूपी की वो है। और ऋण अग्रिम वसूली कितनी है 0.4% है। समस्त लेन देन का शुद्ध परिणाम 7.0% है। लोक ऋण अर्थात ऋण का हिस्सा कितना है 14% आपका ऋण है टोटल। अब चलते हैं रुपया जाता कहाँ है, सरकार अपना पैसा खर्च कहाँ करती है। तो अब देखते हैं रुपया जाता कहाँ है। तो रुपया जाता कहाँ है, सबसे ज़्यादा जो रुपया जाता है वो किस पे जाता है आपका पूंजीगत परिव्यय में, अर्थात जो पूंजीगत पर संपत्तियां का निर्माण होता है उन पे पूंजीगत, जैसे हाईवे वगैरह के निर्माण में बहुत सारा पैसा जाता है वो सब पूंजीगत परिव्यय का नाम है। तो उसमें सबसे ज़्यादा हिस्सा कितना है 21.1% सरकार का 21 पैसा किस में जाता है पूंजीगत व्यय में जाता है। और उसके बाद दूसरा व्यय सबसे ज़्यादा जिसमें जाता है वो आपका जो जिसके लिए आप लोग लगे हुए हैं उसके उसके लिए सरकार का पैसा कितना जाता है 13.7%। और इसके बाद क्या है वेतन सहायता प्राप्त संस्थाएं जो हैं उनके लिए 13.0% जाता है। और फिर जाता है आपका सहायता अनुदान में 8.2%। पेंशन में सरकार लगभग 12.7% हिस्सा पेंशन में चला जाता है। और राजस्व अन्य राजस्व में सरकार का हिस्सा 11% जाता है। ब्याज में 8.1% जाता है। और सब्सिडी 3.4% है। तो सब्सिडी याद रखने वाला है 3.4% है। और सबसे ज़्यादा हिस्सा किस में जाता है ये याद रखने वाला है पूंजीगत परिव्यय में। और कुछ ज़्यादा नहीं पूछे जाने वाला है, तो आप लोग ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि यूपी से क्या है 2-3 ही क्वेश्चन आते हैं। जो क्वेश्चन नीचे आते हैं वो हम लोग अब जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। तो हमने यहाँ समझ लिया सरकार का बजट इस समय 5,50,270.78 करोड़ का है। तो आइए अब हम देखते हैं इसके जो मेन फोकस पॉइंट है आपके बजट का वो समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। और इसके माध्यम से हम लोग बाकी सारी चीज़ें भी समझेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं। देखिए शुरुआत में तो जितना भी सब बेकार की बातें हैं, यकीन है हो तो कोई रास्ता निकलता हवा की ओर भी लेकर चिराग जलता है। तो ये तो कभी आपको ऐसे वगैरह में लाइन चेपनी है तो उसके लिए काम आ जाएगा। तो पहली चीज़ जो है वो हम लोग देखते हैं। सरकार ने भरण पोषण सहायता के लिए क्या 2-2 किस्तों में 1,000 रुपये उपलब्ध कराया। एक इससे संबंधित थी जो लॉकडाउन के संबंध में जो सरकार ने घोषणा की थी उससे संबंधित है। और कुल 54 लाख से अधिक व्यक्तियों को भरण पोषण सहायता प्रदान की गई। ठीक है, जो मतलब लॉकडाउन के समय बहुत सारे लोग परेशान हुए उनके संबंध में ये है। देशव्यापी लॉकडाउन के अवधि परिवहन निगम द्वारा आपातकालीन संचालन कर लगभग 40 लाख प्रवासी श्रमिकों को उनके गृह जनपदों तक भेजा गया। 40 लाख, अब ये समझ लो यूपी के लगभग 40 लाख लोग तो क्या है बाहर ही रह रहे हैं। तो आगे फिर एक लाइन मिल गई है, हार जब हो जाती है तब जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। तो भाई ठान लीजिए और जीत आपकी जबरदस्त होगी। देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है, तो वो आप लोग नोट्स भी बनाते जाइएगा और बाकी मैं आपको समझाते चल रहा हूँ। ठीक है, देखिए सरकार ने आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना क्रियान्वित की जाएगी। नई योजना एक सरकार लेके आ रही है, क्या है आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना। इसमें क्या है कि जो 2022 तक का सरकार ने लक्ष्य रखा था केंद्र सरकार ने, क्या है मतलब किसानों क्या है दुगना करना, तो उसी के लिए योजना सरकार लेकर आ रही है। और एक दूसरी योजना है मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। तो इसके अंतर्गत क्या होगा कि 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। और इस योजना का आच्छादन बढ़ाते हुए खातेदार एवं सह खातेदार था जिनके नाम जमीन नहीं है, किसानों के परिवारों के कमाऊ सदस्य तथा ऐसे भूमिहीन व्यक्ति जो पट्टे से प्राप्त भूमि पर अथवा बटाई पर खेती करते हैं को भी पात्रता की श्रेणी में रखा गया है। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ प्रदेश के किसानों को मिलेगा। ठीक है, अब जैसे अभी मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना भी एक 3 योजना यहाँ पे हम लोगों ने देख ली है। पहली क्या है आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना। दूसरी क्या है मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, इसमें कितने लाख रुपए मिलेंगे 5 लाख रुपए मिलेंगे। तीसरा क्या है मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना। तीनों किससे संबंधित है किसानों से संबंधित हैं आपकी किसी न किसी तरीके से। ठीक है, तो क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार मिलाने वाले किससे कौन सी संबंधित है, तो ये आप लोग मिला लेंगे। ठीक है, और अब देखते हैं महिलाओं से संबंधित यहाँ पर कुछ योजनाओं के बारे में दिया गया है। ये कन्या सुमंगला योजना जो कि पहले से चली आ रही थी,
और मिशन शक्ति को दृढ़तापूर्वक लागू किया जा रहा है, सरकार बता रही है। और एक नई योजना इस बार सरकार चालू करने जा रही है, मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना। इसका उद्देश्य क्या है? महिलाओं और बच्चों को क्या है, बेहतर पोषण उपलब्ध कराना है और हर बच्चे को सुपोषण उपलब्ध कराना है। ग्रामीण अंचल में महिला दुग्ध, एक और योजना है महिला सामर्थ्य योजना। यहाँ पर 4 योजनाओं महिलाओं के बारे में आ गई। पहली क्या हो गई आपकी? कन्या सुमंगला योजना, ठीक है, कन्या सुमंगला योजना। दूसरी क्या हो गई? मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना, मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना। तीसरी क्या हो गई? और महिला सामर्थ्य योजना। इसमें महिला सामर्थ्य योजना किसके लिए है? जो दुग्ध उत्पादक महिला है उनके लिए ये योजना लाई जा रही है। इसके बारे में आगे भी डीप में दिया गया है, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। और इसके आगे क्या है? प्रदेश के युवाओं को विभिन्न प्रतियोगी पर, ये बहुत ज्यादा इस पर फोकस है, कुछ टैबलेट वगैरह दिए जा रहे हैं। तो उसके लिए क्या है? मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की शुरुआत की जा रही है, युवाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग और उसके लिए इस योजना का प्रारंभ। उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कंपनियों को जो बंद पड़ी उनको मतलब फिर से चालू किया जाएगा। और सरकार जैसा चिल्लाती रहती है, बहुत सारे लोग ठोंक दिए जाएंगे, वही वाला मामला यहाँ पर भी है। और महान क्रांतिकारियों में शहीद ठाकुर रोशन सिंह के नाम पर क्या है, जो पुलिस आवासों का नामकरण किया जाएगा। और प्रदेश में ईज ऑफ लिविंग के लिए क्या है, सरकार का जो उद्देश्य है, मेंस के लिए काम का है, प्री के लिए इतना काम का नहीं है। हर घर जल, हर घर बिजली, हर गांव में सड़क, हर क्षेत्र में बैंकिंग, ऐसी योजना सरकार की योजना है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत कितने करोड़ खाते खोल चुके गए हैं? 7 करोड़ 2 लाख खाते अब तक प्रदेश में खोले जा चुके हैं। और 5 करोड़ 12 लाख के खातों में क्या है, डेबिट कार्ड भी निर्गत किया जा चुका है। अब यहाँ पर क्या है, थीम दिया हुआ है। अभी शायद 2 या 3 साल पहले क्या है, थीम पूछी जा चुकी है बजट की। तो बजट की थीम RO और यूपी PCS दोनों के लिए क्या है, ये इम्पॉर्टेंट है और आपसे पूछी जा सकती है। तो देख लेते हैं इस बार 2021-22 की बजट की थीम क्या है। बजट का केंद्र बिंदु प्रदेश के समग्र और समावेशी विकास, ठीक है, के समावेशी विकास द्वारा प्रदेश के विभिन्न वर्गों का क्या है, स्वावलंबन से सशक्तिकरण। सीधे सीधे ये पूछी जा सकती है, स्वावलंबन से सशक्तिकरण। ये आप लोग बिल्कुल रट्टा मान लीजिए कि ये आपका है तो गलत नहीं होना चाहिए। स्वावलंबन से सशक्तिकरण क्या है, 2021-22 में कई बार इससे पीछे वाला भी पूछा जाता है। जैसे 2017-18 का जो बजट का था वो किसानों को, सरकार का किसानों की तरफ उसका फोकस था। 2018-19 का क्या है, औद्योगिक विकास पे है। 2019-20 का महिलाओं के सशक्तिकरण पे था। 2020-21 का था युवाओं को शिक्षा, कौशल संवर्धन, रोजगार और मूलभूत अवस्थापना तो त्वरित न्याय। हुआ कुछ नहीं है, ये आप लोग जानते हैं। कितने रोजगार मिल गए वो अलग बात है। और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की तरफ चल रहे हैं, उसके लिए उसने बताया कि 4 स्तंभ होंगे। कौन कौन से होंगे? नंबर 1 अवस्थापना विकास अर्थात इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा जन स्वास्थ्य होगा, तीसरा मानव संपदा होगा, ठीक है, चौथा क्या होगा, सामाजिक सांस्कृतिक विकास तथा कृषि संबद्ध क्रियाकलापों का विकास, ये है। और चौथा ये है, चौथा कृषि वाला है। और ये मानव संपदा सामाजिक सांस्कृतिक विकास 1 का है। तो ये प्री में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन पूछा जाएगा तो मेंस में पूछा जाएगा। जैसे अभी हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश में क्या है, उत्तर प्रदेश पुलिस और फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट की क्या है, स्थापना की गई। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि ये ऐसे आएगा, उत्तर प्रदेश पुलिस और फॉरेंसिक। अभी हाल फिलहाल में RO का जो सचिवालय हुआ था पेपर, उसमें क्या है, जो पुणे में जिस संगठन स्थापना की गई उसका पूछा गया था। वैसे ये भी पूछ सकता है, उत्तर प्रदेश पुलिस और फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई है कहाँ? लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, बरेली। तो आप क्या लगाएंगे? लखनऊ लगाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग और देखते हैं क्या। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए 2 करोड़ 40 लाख किसानों का फायदा हो गया और 27,130 करोड़ रुपए इसके लिए खाते में दे दिए गए। और 2021-22 से आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना क्रियान्वित की जाएगी, ठीक है। और प्रदेश के प्रत्येक एग्रो क्लाइमेटिक जोन में अत्यधिक उत्पादकता वाली फसलों का चिन्हीकरण, उत्पादकता कृषि हेतु नवीन तकनीक और निवेश को बढ़ावा, चयनित उत्पादों को मूल्य संवर्धन, विपणन बाजार तैयार किया जाना और ब्लॉक स्तर पर कृषक उत्पादन संगठनों की स्थापना, ये सरकार की योजना है। आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना के अंतर्गत सरकार ये करने जा रही है। उसके लिए 100 करोड़ का बजट रखा है। बजट नहीं पूछा जाएगा, इतना आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसा पहले बता चुका, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना जो कि किसानों संबंधित, उसके लिए 600 करोड़ का है। और प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाभियान योजना के अंतर्गत खेतों में विभिन्न क्षमताओं के सोलर पंपों का स्थापना कराएगी। कितने सोलर पंपों का विकास का लक्ष्य है? 15,000। और महिला सशक्तिकरण के लिए क्या है, वही मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना जो कि 1 अप्रैल 2019 से, टाइम पीरियड बिल्कुल रट लीजिए, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना 1 अप्रैल 2019, 1 अप्रैल, मार्च के बाद जो अप्रैल आने वाला है उसमें से 2019 से मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना लागू की गई थी। और बालिकाओं के स्वास्थ्य और शिक्षा को प्रोत्साहन के लिए ये योजना, और ये 6 पार्ट्स में
क्या है, सहायता पहुंचाई जाती है। 6 विभिन्न श्रेणियों में 15,000 रुपए की सहायता प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, इससे नहीं आने वाला कुछ भी। मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना इस बार 2021-22 से लागू की जाने वाली है, और इसका उद्देश्य क्या है, जो 11 से 14 वर्ष की स्कूल न जाने वाली किशोर बालिकाओं को अतिरिक्त पोषण प्रदान किया जाएगा, और योजना के लिए 100 करोड़ का बजट है, उससे मैटर नहीं। ये पूछा जा सकता है, मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना किससे संबंधित है, उत्तर प्रदेश से है। किससे संबंधित, महिलाओं और बच्चों में कुपोषण की समस्या से निपटने संबंधित है। अब पुष्टाहार कार्यक्रम है, वो उतना मैटर नहीं करता। महिला सामर्थ्य योजना किसके लिए है, दुग्ध उत्पाद को, जो महिला दुग्ध उत्पादक उनसे संबंधित है। महिला सामर्थ्य योजना, ये दोनों अलग अलग योजना है, ये भी हमें समझना होगा। कौन कौन सी दो योजनाएं जो अलग अलग है, महिला सामर्थ्य योजना और पोषण वाली अलग है। ये आपकी मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना, इन दोनों का डिफरेंस क्या है समझ लेना है हमें। और मिशन शक्ति 1 नवंबर 2020 से 30 नवंबर 2020 तक क्वेश्चन आ गया। मिशन शक्ति कब से कब चलाया गया, 1 नवंबर से लेके आपका 30 नवंबर के बीच में ये आपका मिशन शक्ति चला। और यहाँ पर एक युवाओं के लिए कुछ लाइनें लिखी हैं, जो होता है वो होने दो, यह पौरुषहीन कथन है। लेकिन अगर जो थाली और दुनिया भर के आंदोलन न चले तो युवा का कुछ होने वाला नहीं है इस देश में। हम जो चाहेंगे वह होगा, इन शब्दों में ही जीवन है। तो सही बात है, आप लोग हैशटैग चलाते रहिए और रोजगार मांगते रहिए। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, जो कि पहले ही बात हो चुकी है, किसके लिए, निःशुल्क कोचिंग के लिए व्यवस्था करती है, और टैबलेट वगैरह बांटे जाएंगे इसमें। करियर काउंसलिंग और दुनिया। हाँ, एक चीज़ ये है कि नया जो स्पोर्ट्स कॉलेज बनने वाला है कहाँ पे, मेरठ पे, उसके लिए बजट में 20 करोड़ की स्थापना की गई है। और एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, शर्त यह है कि सलीके से संवारा जाए। तो आप लोग मेहनत करते रहिए और आपकी भी तकदीर क्या है, संवरेगी। और आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना लाई जा रही है, किसके लिए, जो प्रवासी श्रमिक अर्थात जो पहले बाहर काम कर रहे थे अब वो यूपी में आ गए हैं, उनके लिए क्या, मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना लाई है। उसके लिए 100 करोड़ रुपए बजट की व्यवस्था की गई है। पल्लेदार श्रमिक परिवारों तथा असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान किए जाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना प्रारंभ की गई है। और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का प्रारंभ किया जा रहा है, वही प्रधानमंत्री जो आयुष्मान भारत चल रहा है उसी संबंधित है लगभग ये थोड़ी बहुत। और ये जैसा कि आपको पता है, उत्तर प्रदेश में कितने 18 मंडल हैं, और प्रत्येक मंडल में क्या होगा, एक अटल आवासीय विद्यालय की स्थापना की जाएगी, जिसमें 6 to 12 तक क्या होगा, निःशुल्क गुणवत्तापरक एक उद्देश्य परक आवासीय शिक्षा प्रदान की जाएगी। ठीक है। उत्तर प्रदेश में कामगारों में श्रमिक सेवा योजना और रोजगार आयोग का गठन किया जाएगा, ये नई चीज है इसमें। तो यहाँ पर जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो क्या है, अटल आवासीय विद्यालय 6 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए, जो कि क्या है, किनके बच्चे, जो निर्माण श्रमिक है उनके बच्चों के लिए। मुख्यमंत्री निराश्रित एवं बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना, कोई मैटर नहीं करता, इतना बेकार चीजें तो नहीं पूछने वाला है, पूछेगा तो फिर कोई बात ही नहीं। प्रदेश में स्वदेशी पशुओं का संरक्षण और संवर्धन है, स्वदेशी पशुओं का, ठीक है, जो देसी नस्ल की गाय हैं वैसे उनके संरक्षण और संवर्धन है। तो जनपद वाराणसी, कहाँ, प्रधानमंत्री मोदी का जो आपका संसदीय क्षेत्र है वही गोकुल ग्राम की स्थापना कहाँ पे की जा रही है, वाराणसी में की जा रही है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसे आपका जो फॉरेंसिक वाला स्थापना वो कहाँ की जा रही है, आपका लखनऊ में की जा रही है। स्पोर्ट्स कॉलेज आपका मेरठ में बन रहा है, वैसे ही गोकुल ग्राम आपका वाराणसी में बनने जा रहा है। और बाकी यहाँ पे सबके लिए कितना कितना एलोकेशन हुआ उससे मतलब नहीं है, इतना नहीं पूछने वाला है। और अमेठी बलरामपुर में नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी। चलिए, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ की स्थापना है, तो क्या है, 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जाएगी। तो अगर क्वेश्चन आ जाए माननीय अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा, तो आपका लखनऊ में बनेगा। गाँवों में जो पाइप पेयजल की आपूर्ति की व्यवस्था है वो जल जीवन मिशन ग्रामीण के अंतर्गत कराई जा रही है। जल जीवन मिशन की प्राथमिकता लक्ष्य वर्ष 2020 तक सभी घरों तक जल संयोजन पहुंचाना है। ठीक है। प्रदेश के JES, ठीक है, अच्छा, जापानी इन्फ्लाइटिस वगैरह के बारे में बात कर रहा है। बस्ती एवं गोरखपुर मंडल तथा बुंदेलखंड क्षेत्र में बांदा तथा चित्रकूट मंडल के सरकारी एवं प्राथमिक विद्यालयों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने मुख्यमंत्री RO पेयजल योजना संचालित की जा रही है। किन किन जिलों में, बस्ती गोरखपुर मंडल और बुंदेलखंड क्षेत्र के 12 बांदा और चित्रकूट मंडल में क्या है, ये सारी सुविधाएं क्या है, उपलब्ध कराई जाएंगी। क्या, RO पेयजल, क्योंकि वहां पर क्या है, बहुत सारी जापानी फ्लाइटिस वगैरह की समस्या रहती है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में पिछले 3 वर्षों उत्तर प्रदेश किस स्थान पे है, तो 30 स्थान पे क्वेश्चन आ सकता है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। इस बार जो यूपी का बजट आया है वो अगर उसका आकार के हिसाब से भारत में किस स्थान पहुंच गया है, वो दूसरे स्थान पे पहुंच गया है, ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। जो 5,50,000 करोड़ का बजट आ रहा है उसमें। और हाँ, गंगा एक्सप्रेस की कुल लंबाई कितनी है, वो 594 किलोमीटर। ये क्वेश्चन आ जाए तो गलत मत करिए। और
आगे चलते हैं हम लोग देखते हैं। और भैया 101 रुपए का चंदा दे दिया गया है, 101 करोड़ रुपए का चंदा दिया गया है। किसके लिए? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा, जो कि अयोध्या जी में बनने वाला है। ठीक है, जेवर में जो निर्माणाधीन हवाई पट्टियां हैं 2 से बढ़कर 6 कर दी गई, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो कि एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट के रूप में विकसित हो जाएगा। और कुशीनगर में भी क्या है, आपका एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की मान्यता प्राप्त हो गई, इसलिए जो अपना यूपी है उसमें कितने हो गए? 4 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हो गए। लखनऊ हो गया नंबर 1, दूसरा वाराणसी हो गया, तीसरा कुशीनगर हो गया, चौथा गौतम बुद्ध नगर। अब गौतम बुद्ध नगर आपके दिमाग में न चल रहा हो तो नोएडा गौतम बुद्ध नगर भी कहता है। ठीक है, तो और उड़ान योजना के अंतर्गत प्रदेश के अलीगढ़, आजमगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती, चित्रकूट और सोनभद्र, कमयोरपुर जो कि मुख्यालय है वहाँ सोनभद्र का, ठीक है, स्थित हवाई पट्टी सेवा हेतु चयनित हुए हैं। अलीगढ़, आजमगढ़, मुरादाबाद व श्रावस्ती एयरपोर्ट का विकास लगभग पूर्ण हो गया है तथा चित्रकूट तथा सोनभद्र एयरपोर्ट मार्च 2021 तक पूर्ण हो जाएंगे। अर्थात चुनाव से पहले सब काम कराने की व्यवस्था की जा रही है, और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का निर्माण 50 करोड़। तो ये राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल कहाँ बनेगा? देखिए 3-4 चीज़ें हैं जो लखनऊ अभी फिलहाल में इम्पॉर्टेंट है। तो ये कहाँ बनने वाला है? राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल वो लखनऊ बनने वाला है। कानपुर मेट्रो परियोजना का अनुमोदित लागत 11,076 करोड़ और 597 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। एक चीज़ और देख लीजिए, 31 जुलाई 2021 तक क्या हो जाएगा? इसका ट्रायल रन प्रारंभ करने की लक्षित तिथि, अर्थात क्या है, चुनाव के आसपास क्या है, ये सारी चीज़ें क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। इसलिए सरकार ने 30 नवंबर 2021 की डेट भी फिक्स कर दी है। आगरा मेट्रो रेल परियोजना उसके लिए जो भी है उसको भी 30 नवंबर 2021 तक क्या है इन्होंने यूटिलाइज करने का सोचा है, और वो इतना डीप नहीं पूछने वाला है। और अन्य कहाँ पे मेट्रो की व्यवस्था सोची जा रही है? वाराणसी में सोचा जा रहा है, गोरखपुर और अन्य शहरों में भी सोचा है, दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ के बारे में भी यहाँ पे कुछ बातें हुई हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी अमृत योजना कोई मैटर नहीं करता। प्रदेश के 10 शहर क्या है? हाँ, ये स्मार्ट सिटी में प्रदेश के 10 शहर कौन कौन से हैं? लखनऊ हो गया पहले नंबर पे, दूसरा कानपुर अपना, तीसरा प्रयागराज हो गया, चौथा वाराणसी हो गया, 5वां आगरा हो गया, 6वां सहारनपुर हो गया, 7वां बरेली हो गया, बांसबरेली, 8वां झांसी हो गया, 9वां मुरादाबाद हो गया, 10वां अलीगढ़। ये क्या है? स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत सम्मिलित है। और यहाँ सेफ सिटी बनाने के कुछ कॉन्सेप्ट आ रहा है। उनमें कौन कौन से? वाराणसी, मेरठ, गाजियाबाद, अयोध्या, फिरोजाबाद, गोरखपुर, मथुरा, वृंदावन एवं शाहजहांपुर को राज्य स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। 5 वर्षों का टाइम पीरियड, अभी आप लोग सोचते रहिए अगले साल। और ये अगर पूछ लिया जाए कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रम योजना कहाँ चालू की गई है, तो उत्तर प्रदेश में चालू की गई है। ठीक है, और ग्रामीण वगैरह इतना डीप अंदर से नहीं पूछने जाने वाला, पंचायती राज से संबंधित कुछ नहीं। हाँ, प्रत्येक न्याय पंचायत में 2 चंद्रशेखर आजाद ग्रामीण विकास सचिवालय की क्या है, स्थापना की जाने वाली है। आगे चलते हैं, कृषि से संबंधित देखते हैं सरकार ने कृषि के लिए क्या है। यहाँ पर कुछ बताया है, कितनी भाई बुराई करने के अलावा कुछ अच्छाई वाली बातें कर ली जाए तो अच्छी बात है। यहाँ बताया है कि पिछली सरकारों ने क्या किया। अरे भाई आपने किया वो बताइए। और प्राय क्षमता बढ़ा दी गई, इतना डीप तो पूछने वाला नहीं है। आगे देखते हैं, वित्तीय वर्ष 2020-21 में त्वरित गति से नस्ल सुधार हुए तो पशु प्रजनन नीति 2018 क्रियान्वित की जा रही है। तो क्वेश्चन क्या आएगा? पशु प्रजनन नीति जो उत्तर प्रदेश की है वो कब बनी थी? तो आपको पता होना चाहिए 2018। ठीक है, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम कब से शुरू के अंतर्गत क्या है? खुरपका, मुंहपका एवं ब्रुसलोसिस रोग नियंत्रण है तो एक्शन प्लान के अनुसार क्रियान्वयन किया जा रहा है। वर्ष 2030 तक यह क्या, जो पशुओं से खुरपका मुंहपका रोग को मुक्त करा जाने का प्रथम लक्ष्य है। मत्स्य के बारे में क्या है, यहाँ पर सरकार ने अपनी तारीख बताई है। 21 नवंबर 2020 को आयोजित विश्व मत्स्यिकी दिवस, ठीक है, जो अभी हाल फिलहाल में काफ़ी हॉट टॉपिक हो गया। क्यों? अपने राहुल बाबा उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया कि भैया देश में जो फिशरीज मिनिस्ट्री अलग से बनाओ, उनको कौन बताए, गिरिराज दादा हैं अपने इसके। ठीक है, बेस्ट इनलैंड स्टेट है तो प्रथम पुरस्कार, अर्थात जो है इनलैंड का मतलब क्या है, जो जिसमें क्या है कोई भी कोस्टल एरिया नहीं है उनको इनलैंड माना जाता है। अर्थात यह है कि उत्तर प्रदेश क्या है, लैंड लॉक स्टेट है ना, तो कोई किसी तरह समुद्र से सीमा नहीं मिलती है, तो उसमें क्या है पहले स्थान पर रहा, प्रथम पुरस्कार प्राप्त करता है। 2 लाख मत्स्य पालकों को निःशुल्क प्रीमियम मछुआ दुर्घटना बीमा योजना शुरू की गई है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना तो पहले से चल रही है, उसके बारे में कुछ ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना संचालित की जा रही है। देखिए 100 करोड़ में क्या है, युवाओं को ये स्वरोजगार दे देंगे भाई, हो चला। अब विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना 30 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था की गई है। अर्थात क्या है, विश्वकर्मा लोगों के लिए भी कुछ, कारीगर लोग जो हैं उनके लिए भी कुछ है। और माटी कला के लिए भी सरकार ने 10 करोड़ दिया है, कुम्हारों के लिए। देखिए उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति 2017 पहले आई थी,
और उसके लिए तथा उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी में स्टार्टअप नीति 2017 क्या है प्रख्यापित की गई थी। लेकिन क्या सरकार ने जो लक्ष्य रखा था वो पहले ही पूरा कर लिया, इसलिए सरकार ने एक नई नीति घोषित किया है, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020। ठीक है। और यहाँ पर एक चीज और चीज है इंपॉर्टेंट, वो आप लोग जान लीजिए। यमुना एक्सप्रेसवे में जेवर एयरपोर्ट के समीप एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना की जाएगी और बुंदेलखंड में रक्षा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना की जाएगी। तो दो चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना कहाँ की जाएगी, जेवर एयरपोर्ट, जो जेवर एयरपोर्ट है उसके पास की जाएगी, और रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर कहाँ बनाया जाएगा, बुंदेलखंड, ये झांसी वाला इलाका, झांसी चित्रकूट वाला। ठीक है। तो आपको ये दोनों चीज समझ में आ गई, इलेक्ट्रॉनिक सिटी जेवर्स एयरपोर्ट के पास, और रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर कहाँ बनाया जाएगा, बुंदेलखंड के आसपास आपका बनाया जाएगा, बुंदेलखंड में विकसित किया जाएगा। तो ये दोनों चीज आप लोग बिल्कुल पढ़ लीजिए। और जो यहाँ पर और कोई इंपॉर्टेंट चीज, हाँ, और उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति के अंतर्गत क्या है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा तथा यमुना एक्सप्रेस क्षेत्र को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जोन अर्थात 3 क्षेत्रों को क्या है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जोन के रूप में घोषित किया, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित क्या होंगी निर्माण नीतियां प्रस्तावित की गई। सैनिक स्कूल जो मैनपुरी, झांसी और मनेठी में अवशेष कार्यों को पूर्ण कराने के लिए तथा जनपद गोरखपुर में एक नवीन सैनिक स्कूल का निर्माण कराने की क्या सरकार की योजना है। और लखनऊ में उत्तर प्रदेश जनजाति संग्रहालय के निर्माण हुए 8 करोड़ रुपए। अब ये देखिए, जनजाति संग्रहालय कहाँ बन रहा है, सहारनपुर में नहीं बन रहा है, न ही सोनभद्र में बन रहा है, कहाँ कहाँ बन रहा है आपका जनजाति संग्रहालय, आपका बन रहा है लखनऊ में, ये बात याद रखनी है। और भैया आपका ये शाहजहांपुर है, उसमें क्या बन रहा है, स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय की वेदिकाओं के लिए। ठीक है, वो आपका शाहजहांपुर है। तो उत्तर प्रदेश के जनजाति संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा, लखनऊ में। और एक नया सम्मान मिलने वाला है भैया, आप पढ़ते लिखते रहिए और बढ़िया अच्छी सारी कविताएं लिखिए। ख्यात लब्ध साहित्यकारों और कलाकारों जिनको भैया कोई पुरस्कार नहीं मिल पा रहा है, उनको सरकार 11 लाख रुपए देगी सम्मान के रूप में। तो उसका नाम क्या रखा, उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान योजना। वन और पर्यावरण के लिए सरकार ने बहुत लंबे लंबे ख्वाब पाले हैं, और सरकार ने ख्वाब क्या पाल लिए हैं कि 2030 तक जो अभी 2019 की रिपोर्ट आई है फॉरेस्ट वाली, उसमें 9.19% वनावरण वृक्षावरण टोटल का योगदान कितना है, 9.19% हुआ। 2030 तक क्या है 15% बढ़ाना है, लगभग 50% से अधिक की वृद्धि सरकार का लक्ष्य है। ये मान लीजिए 100% की वृद्धि, दोगुना करने का इरादा है सरकार का। देखते हैं कि सरकार कितना पूरा कर पाती है। 2017 से 2019 तक 127 वर्ग किलोमीटर ही बढ़ा पाई है, इसको देखते हुए लग तो नहीं रहा, लेकिन सरकार ने क्या है 2020-21 में क्या है 25 करोड़ के पेड़ लगाए, इस तरह क्या है सरकार के बहुत सारे लक्ष्य हैं, लेकिन अभी कुछ उसमें पॉजिटिव इफेक्ट आता है, वो देखने में भी टाइम लगेगा। हाँ, एक ये योजना है पालनहार योजना, इनके बारे में क्या हमें जान लेना चाहिए, किससे संबंधित है, दिव्यांग दंपति के बच्चों के पालन पोषण से संबंधित है। किसके, दिव्यांग बच्चों के, ये समझ लियो कौन के लिए, बच्चों के पालन पोषण से, दिव्यांग दंपति के। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। जनपद प्रयागराज में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। तो राष्ट्रीय नेशनल विधि है, याद रखिएगा, विश्वविद्यालय कहाँ बन रहा है, अपने इलाहाबाद में, प्रयागराज में, भाई इलाहाबाद में बोल दीजिएगा, प्रयागराज में क्या है स्थापना किए जाने का निर्णय लिया गया है। और आगे चलते हैं, यहाँ पर वही चीज़ें फिर से हैं। सरकार का जो इस बार जो राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा मूल संवर्धित कर से राजस्व संग्रह के लक्ष्य कितना है, 1,04,385 करोड़ रुपए है। आबकारी शुल्क दूसरे नंबर पे 41,500 करोड़ रुपए, और स्टाम्प से 25,000 रुपये सरकार का 25,000 करोड़ रुपए सरकार कमाने के इरादे में है। वाहन कर से 9,350 करोड़ रुपए। भाई डीएल बहुत महंगे होंगे बनवाना, सरकार वास कमाई करने के मूड में है जम के। सरकार का बजट का आकार कितना है, 5,50,270 करोड़ 78 लाख रुपए है टोटल। और नई योजना, ये पूछ सकता है, बजट में 27,598 करोड़ 40 लाख रुपए की नई योजना, इतना याद रखिए 27,598 करोड़ की नई योजनाएं सरकार शुरू करने की मूड में है। और सरकार की जो प्राप्तियां 5,06,000 करोड़ की हैं, वो पूछने की मुझे नहीं लगता पूछेगा, जिसमें राजस्व प्राप्तियां 4,18,000 की हैं। और जो अदर्स व्यय हैं उनके बारे में 5,50,270 करोड़ 78 लाख रुपए जो कि सरकार का व्यय है, उसके बारे में कुछ पूछने की जरूरत तो मुझे नहीं लग रही सरकार है। हाँ, रही सरकार का जो बजट है वो आपको मैंने पहले बता दिया, 1.1% के राजस्व बचत हो रहा है, और 4.17% की सरकार की क्या है राजकोषीय घाटा रहने वाला है।
और राजस्व बजट कितना है? 23,210 करोड़ है। ये सरकारी सब पैसा बचा लेगी राजस्व बजट में। और यहाँ पर योगी तारीफ हो गई है, उसका कोई मतलब नहीं है आपके सिलेबस से। तो ये रहा आपका यूपी का बजट। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने समझ लिया होगा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट योजना। जैसे पालनहार योजना हो गई आपकी, वो इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? इलाहाबाद, वो इम्पोर्टेंट है। और बजट एलोकेशन किसके लिए कितना है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन सरकार का लक्ष्य कितना है 2030 तक वनावरण में बचाना 15% किए जाने का लक्ष्य है, वो हम लोगों ने देख लिया। जनजातीय संग्रहालय लखनऊ में होगा और स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय आपका शाहजहाँपुर में है। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से एक योजना लागू कर दी गई है, ये हो गया है। और हमने जान लिया है कि नवीन सैनिक स्कूल भैया गोरखपुर जा रहा है। और आपका नई इलेक्ट्रॉनिक्स नीति सरकार ने जारी कर दी है, विनिर्माण नीति 2020। और मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार के लिए 100 करोड़ सरकार ने दे दिया है। तो ये रहा आपका मोटा माटी बजट यूपी का, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट था। वो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है। जो महत्वपूर्ण योजना है वो हमने समझ ली है। अगर किसी को कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और अगर पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। यूपी का जो बजट है उसका जो मेन क्रक्स है वो मैंने आपके सामने रख दिया है। और बाकी अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आप गोकुल ग्राम चलने की तैयारी करिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।